चले, तो ये जो चैप्टर है ये है कॉज के बारे में, फोर्स विच इज द कॉज बिहाइंड ऑल टाइप ऑफ मोशंस। और इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं कि चीज़ों में वेलोसिटी आती है, ये आफ्टर इफेक्ट्स हैं इसके। एक्सेलरेशन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, ये जो सारी चीज़ें हैं ये हैं इफेक्ट्स। तो पहला वाला जो चैप्टर है वो था इफेक्ट्स के बारे में कि एक्सेलरेशन आ गया, कहाँ से आ गया पता नहीं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी किस चीज़ से आता होगा? अर्थ हर चीज़ को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, फोर्स लगाती है, तब आता है। तो फोर्स पहले आता है और उसके बाद आफ्टर इफेक्ट्स दिखा दिए, लेकिन हमने वहाँ से छोड़ दिया था, हमने तो जी की वैल्यू को बोल के और पढ़ना शुरू कर दिया था। सही है क्या? उससे वेलोसिटी बनती है, जब किसी चीज़ में वेलोसिटी होती है तो वो भागती है, फिर उसमें डिस्प्लेसमेंट आते हैं, डिस्टेंस कवर्ड आती है, ये सब बात की बातें। ठीक है ना? तो ये वाली सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं और अब हम ये चीज़ करेंगे, कॉज पे काम करेंगे क्या होता है। ठीक बात है क्या? इसके अंडर जो भी सब कुछ आ रहा है दैट इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। उसमें 3 न्यूटन के लॉ हैं जिनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस वो सारी चीज़ें हमको पढ़नी है। ये जो चैप्टर है इसे कहा जाता है वन ऑफ द टफ चैप्टर ऑफ थ्रू आउट द करिकुलम। ठीक है, कुछ टफ चैप्टर के नाम बताओगे जो तुमको टफ लगते हैं? रोटेशन मोशन, ये इजी लगता है, बढ़िया है, बढ़िया बात है। और कोई उसके अलावा कोई? बाकी सब आसान लगते हैं। चलो ठीक है, आसान लगता है तो बढ़िया, देख लेंगे। ठीक है भाई, चलिए। तो ये क्योंकि जो भी चीज़ में नंबर ऑफ फॉर्मूले कम है काम करने को, वहाँ पे दिमाग ज़्यादा लगेगा। जैसे कि रोटेशन मोशन में कितने फॉर्मूले हैं बताइए? पूरा चैप्टर पढ़ लिया रोटेशन मोशन, कितने फॉर्मूले हैं? एक ही फॉर्मूला है जिससे सारा काम हो रहा है, वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। एक्सेलरेशन ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। ये काम चल रहा है बस, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। और बाकी तो अपने केस बना बना के कर रखा है सारा काम, है ना? कि बोट वाली चीज़ें हैं तो ऐसे समझूंगा, रेन वाली चीज़ें हैं तो ऐसे समझूंगा, बट वो सब चीज़ हो किससे रही हैं? V12 इज इक्वल टू V1 माइनस V2। ऐसे ही ये पूरे चैप्टर में जो नंबर ऑफ फॉर्मूले हैं बहुत ही कम हैं। तो जहाँ फॉर्मूले कम होंगे वहाँ बुद्धि ज़्यादा लगेगी, सोचना ज़्यादा है, सब कुछ एक ही हथियार से करना है, तो फिर प्रिसाइज होना चाहिए हमें काम करने में, हमको समझ में आनी चाहिए चीज़ें, तब कर पाएंगे। ठीक है जी। फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है बताइए? कैसे डिफाइन करोगे फोर्स क्या होता है? 9th क्लास वाली लाइन बता दो चलो, बोलो। पुश और पुल, तो एनी काइंड ऑफ पुश और पुल, इसको कहते हैं फोर्स। पुश का मतलब धक्का मारना, ऐसे कि ऐसे कोई डिब्बा रखा है सपोज, और मैं यहाँ से धक्का मारने लगूँ इस पर, कि एक आदमी है वो यहाँ से धकेलना शुरू करता है, तो ये तो हो गया पुश। ऐसे कोई दरवाज़ा होता है तो दरवाजे पे लिखा होता है पुश और पुल, है ना? और ये क्या पुश है, पुल है? ओके। और इसी की हेल्प करने चलो यहीं पे एक दूसरा आदमी आ जाए, कर ले भैया मैं लेके जाऊंगा तुझे खींच के ऐसे करके, तो ये कौन हो गया फिर? पुल, ऐसे करके हो गया। तो बेसिकली डेफिनेशन एज सच कुछ नहीं है। फाइन, डेफिनेशन तो जैसे एनर्जी है, मैं तुमको कहने लगूँ एनर्जी डिफाइन करो क्या होती है, क्या बताओगे? बोले, एनर्जी क्या डेफिनेशन है ही नहीं कुछ बताओगे क्या? ये बता दोगे काइनेटिक होती है, पोटेंशियल होती है, इलास्टिक होती है, हीट होती है, ये सब बता दोगे। एनर्जी क्या होती है? हाँ जी। तो भाई इसका मतलब मैं नहीं डिफाइन कर सकता, ये फंडामेंटल चीज़ें हैं कुछ, ये सब नहीं बता सकता मैं क्या है। अब मुझे कोई पूछने लगे कि ए को ऐसे ही क्यों बनाते हैं, क्या बताऊं? बताओ, ऐसे ही क्यों बनता है? ठीक है भाई, तो कुछ फंडामेंटल चीज़ें हैं ऐसी कि हाँ मतलब दैट इज़ डन, कि यहाँ से शुरू होगा काम। किसी भी चीज़ का पूरे यूनिवर्स में कुछ भी हो रहा है तो ओरिजिन क्या है? हर चीज़, कोई घूम रही है, कोई दूसरे को जाकर टक्कर मार रही है, कोई स्ट्रेट लाइन में चल रही है, क्यों? सब किसी ने धक्का मार के छोड़ा होगा कहीं से, तो जिस दिन पहले दिन धक्का लगा वो चलता जा रहा है उसी से,
है ना। उसके बाद कंजर्वेशन, मोमेंटम, ये वो, रोटेशन रोटेशन सब चीज़ें आ गई, लेकिन किस चीज़ पे? फोर्स पे। फोर्स भी कब दिखाई देता है, कब विजुअलाइज होता है फोर्स? जब दो चीज़ें हों। अगर एक ही चीज़ है बस, पूरे यूनिवर्स में एक अकेला पार्टिकल है, किस पे फोर्स लगाएगा वो? तो फोर्स लगाने के लिए कम से कम दो चीज़ें होनी चाहिए। अर्थ है, अर्थ पे कोई नहीं है, खाली पड़ी है पूरी, है ना। तुम कोई भी नहीं है, एक भी लिविंग बीइंग नहीं है, बस अर्थ है। अब किसे खींचे अपनी तरफ, किस पे फोर्स लगाए? बोलो भाई। अरे तुम हो तब तो फिर ग्रेविटी है, मतलब फीलिंग में। ऐसे नहीं कि मैं नहीं हूं तो ग्रेविटी नहीं है, बट फील कौन करेगा उसको? ठीक है भाई। तो कम से कम दो चीजें होनी चाहिए, तब फोर्स का पता चलता है कि फोर्स है। ठीक है। गाड़ी का एक्सीलेटर अपने आप तो दबेगा नहीं, कोई तो आएगा। ठीक है, या तो आदमी आए, और फिर या तो वो आए। कैसी चल रही है आजकल कार? ड्राइवरलेस। उसमें भी तो कोई आदमी सॉफ्टवेयर बना के और उसके थ्रू कर रहा है ना। सॉफ्टवेयर के सिग्नल भी वाईफाई, ब्लूटूथ, जीपीएस किसी चीज़ से तो जाते होंगे। तो अल्टीमेटली वहाँ पे भी एक ह्यूमन इंटरवेंशन है कि कार खड़ी थी अपने आप चल पड़ी, फिर तो भूत ही कर सकता है ये काम। ठीक है भाई। तो कोई काइंड ऑफ पुश और पुल इज फोर्स। अब आते हैं दूसरी चीज, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। कितने तरह के फोर्स होते हैं बताइए? दो टाइप के फोर्स होते हैं, कौन कौन से? एक कंजर्वेटिव होते हैं, एक नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। ठीक बात है। तो ये एक टाइप का सेग्रीगेशन हुआ कि कुछ फोर्स होते हैं कंजर्वेटिव और कुछ होते हैं नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है जी। तो ये तो डिसाइड करने के और भी तरीके हो सकते हैं भाई। कोई इम्पोर्टेंट, कोई जो है कंजर्वेटिव नाम के फोर्स को इम्पोर्टेंस दे रहा है, वो कह रहा है कि कुछ कंजर्वेटिव होते हैं, कुछ नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। किसी चीज, किसी और चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हुए भी तो डेफिनेशन हो सकती है, मतलब और टाइप का सेग्रीगेशन भी तो हो सकता है। और क्या हो सकता है बताइए? कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट, कि कुछ फोर्सेस को एक्टिवेट होने के लिए कांटेक्ट जरूरी है, और कुछ बिना कांटेक्ट के भी एक्टिवेटेड होते हैं, ऐसा भी हो सकता है। और कुछ हो सकता है? बोलो। कुछ फोर्सेस हैं कि वो हैं सपोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और कुछ हैं नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अच्छा, तो अच्छा, डिफरेंट टाइप ऑफ सेग्रीगेशन होते हैं कि आप पढ़ना क्या चाह रहे हो उस पर बेस करके अलग अलग सेग्रीगेशन होते हैं। ठीक बात है। इस चैप्टर में हमें बेसिकली जो फोर्स चाहिएंगे वो कुछ चार पांच फोर्स चाहिए जिन पे सारा काम चलेगा। ठीक है जी। जैसे कि क्या क्या फोर्स चाहिए अपने को? हम्म। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी, नॉर्मल का पूरा नाम है नॉर्मल रिएक्शन, और टेंशन नाम का फोर्स होता है, और फ्रिक्शन नाम का फोर्स होता है, और टॉर्क फोर्स नहीं होता। ठीक है जी। फ्रिक्शन, और एक और नाम बोला था कोई, स्प्रिंग फोर्स, और देखिए फोर्स का मतलब फोर्स है, चाहे वो कुछ भी है, उसका वही ट्रीटमेंट होना है सेम। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक से ज़्यादा कहीं फोर्स लगेंगे तो वेक्टर ट्रीटमेंट होना चाहिए। अब वो चाहे कैसा भी फोर्स हो, जैसे कि हो जाए मान लीजिए दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेट के बीच में जो फोर्स लगता है वो मैग्नेटिक, या इकट्ठा करके एक साथ लिख देते हैं इसे इलेक्ट्रो मैग्नेटिक। ऐसा कुछ फोर्स हो गया, है ना। दो चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा है, दो पैरेलल वायर हैं उनमें करंट जा रहा है, उनमें आपस में फोर्स लग रहा है। तो ऐसे तो हमने अलग अलग टाइप के फोर्स पढ़े हैं। कोई गैस मॉलिक्यूल है वो फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स है। हमको फोर्स का ट्रीटमेंट करना आना चाहिए कि ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो इन कुछ फोर्सेस के थ्रू हम ट्रीटमेंट सीखेंगे कि ट्रीटमेंट कैसे होना है। जैसे कि लिक्विड में जो फोर्स लग रहा होता है, विस्कस फोर्स, बायंट फोर्स, है ना। और क्या होता है?
स्टोक्स लॉ में जो फोर्स लग रहा होता है, कोई सॉलिड चीज जब लिक्विड में चल रही होती है उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होता है, विस्कस फोर्स। ठीक है, कोई पिस्टन लगा हुआ है, सिलेंडर में गैस भरी है अंदर, तो पिस्टन के ऊपर लगने वाला फोर्स वो गैस मॉलिक्यूल की वजह से लग रहा है। तो हैं तो अलग अलग टाइप के फोर्स हो सकते हैं सब, लेकिन हमको ये सीखना है कि फोर्स का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो 4-5 जो मेजर टाइप के फोर्स हैं वो पूरे इस चैप्टर में होंगे। ठीक है भाई लोग, ये आएगा 12th वाले पोर्शन में ज़्यादातर आता है। बट ये जो फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन ये और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही हैं। नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, फ्रिक्शन, स्प्रिंग फोर्स भी, स्प्रिंग फोर्स ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं फोर्स इन नेचर। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैसे होते हैं? जो चार्ज मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्रिएट होते हों। ठीक है जी, जैसे कि ये चीज़ पे ये रखा है यहाँ पे ऐसे, तो क्या इसके ऊपर एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगा होगा नीचे की तरफ, अर्थ ने खींचा होगा अपने सेंटर की तरफ, और क्या नीचे अगर खींच रही है अर्थ से, जाता क्यों नहीं है नीचे? नॉर्मल लग रहा है इस पर। नॉर्मल किसने लगाया? इस सरफेस ने लगाया। इस सरफेस ने क्यों लगाया नॉर्मल? इसके कांटेक्ट में आते ही नॉर्मल फोर्स हो जाता है। ओके, ये बात देखनी पड़ेगी। ठीक है, हमेशा नहीं होता। तो ये जो पेन है ये इसको डिफॉर्म करना चाहता है। अगर यही कागज का होता ये, तो क्या ऐसे सीधा रहता क्या ये कागज? नहीं, कागज के ऊपर अगर ये रख दूं तो क्या उसकी शेप थोड़ी ऐसे हो जाएगी? तो ये इसको डिफॉर्म करना चाहता है, और ये उस डिफॉर्मेशन से बचने के लिए ऊपर की तरफ वापस फेंकना चाहता है इसको। एक्शन रिएक्शन, कि मैं तेरे ऊपर करूंगा एक्शन तो तुझे मिलेगा रिएक्शन। तो इसके ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है। इसे किसने बताया कि तुझे वो फोर्स लगाना है? किसने बताया? इसके अंदर है एटम मॉलिक्यूल्स। ठीक है, उनका एक स्ट्रक्चर है। क्या वो चाहेंगे कि हमारा स्ट्रक्चर दब के ऐसा हो जाए? नहीं, वो चाहेंगे नहीं सीधा रखूँगा मैं तो। ठीक है ना, तो उनके बीच में जैसे पूरे पूरे इस चीज़ को मान लो कि स्प्रिंग से बहुत सारे एटम ऐसे करके ज्वाइन है एक दूसरे के, स्प्रिंग से ज्वाइन है। तुम ऐसे दबाओगे उसको, ट्रेम्पोलिन का सरफेस होता है जैसे, बच्चे कूदते रहते हैं उस पर, तो जैसे उसका सरफेस फ्लैट है ऐसे, तो क्या जैसे ही उस पर कोई जंप मारेगा तो ऐसे हो जाएगा, तो क्या वो वापस ऐसे फेंक देगा ऊपर उठाकर, फिर वापस फ्लैट होना चाहता है। सेम ये काम चाहता है। कौन से फोर्सेज हुए? जो इनके एटम मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेज लग रहे थे, वो अपने आप को डिफॉर्म नहीं होने देना चाह रहे, वो वापस से रिएक्शन फोर्स लगा रहे हैं कि भैया हमको वैसे रहना जैसे हम पहले थे। वो वाले फोर्स हैं सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। एक रस्सी है, उसको आप ऐसे खींचना चाहते हो, तो आप खींच के क्या करना चाहते हो? उसकी लंबाई बढ़ाना चाहते हो। वो रस्सी नहीं चाहती वही लंबाई बढ़े, वो कैसी रहना चाहेगी? एज इट इज। उसे कहते हैं इनएक्सटेंसिबल, कि वो अपनी लंबाई बढ़ाना नहीं चाहती। वो उसे कौन बता रहा है कि तुझे अपनी लंबाई नहीं बढ़ानी है? उसके बीच में लगे हुए एटम मॉलिक्यूल्स वो कह रहे हैं कि भैया नहीं, हम तो ऐसे ही रहेंगे जितना हम रहना चाहते थे। तो क्या वो वापस अपना अट्रैक्शन बढ़ा लेंगे अपने एक दूसरे की तरफ? कोई बाहर से फोर्स लगेगा तो वो कैसा हुआ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। फ्रिक्शन को कौन बताता है कि भैया जब दो चीज़ें ऐसे घिस के चल रही हैं एक दूसरे के ऊपर तो फ्रिक्शन लगाओ? कौन बताता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज हैं जो एटम मॉलिक्यूल्स के बीच में उनके लेवल पे जो फोर्स लग रहे हैं। लेकिन क्या इन सबको होने के लिए मीडियम होना चाहिए? ठीक है, ये पेन यहाँ रखा है तो ये थोड़ी लगा लेगा इसके ऊपर कि नॉर्मल रिएक्शन लगाऊंगा मैं तो तेरे ऊपर, नहीं लगा। टच में आएगा तो ये लगेगा। टेंशन होने के लिए क्या रस्सी होनी चाहिए, स्ट्रिंग होनी चाहिए तभी लग पाएगी। फ्रिक्शन है तो ये दो चीज़ ऐसे ऐसे अलग अलग जा रही हैं, ऐसे फ्रिक्शन लग जाएगा। टच में होना चाहिए। तो किस कैटेगरी में डाल सकते हैं इनको? कॉन्टैक्ट फोर्सेस, के बिना कॉन्टैक्ट के नहीं होते। और नॉन कॉन्टैक्ट, जो बिना कॉन्टैक्ट के हो सकते हैं। जैसे दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स, कूलम्बियन फोर्स, बिना कॉन्टैक्ट के हो सकता होता ही है बिना कॉन्टैक्ट के। ठीक है, ग्रेविटी का जो फोर्स होता है क्या वो बिना कॉन्टैक्ट के हो सकता है? हाँ, तो होता ही है, उसमें क्या दिक्कत है? तो कुछ को इस कैटेगरी में डाल सकते हैं। अब कोई कहे नहीं हम तो अभी इनके बारे में सोच रहे थे, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, तो फिर अब वर्क डन एनर्जी उसकी तरफ चले गए, तब आप वो वाली चीज़ पे जा रहे हो कि कहाँ पे वर्क डन इन ए कंप्लीट राउंड ट्रिप जीरो होता है, किन के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है। तो फिर आप अलग कैटेगरी में पहुंच गए, आप कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव की बात कर रहे हो। तो बोलो, समझ पा रहे हो? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कौन हो गए? नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, फ्रिक्शन, स्प्रिंग, ये सब है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी कैसे? नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। ठीक बात है क्या? हाँ बोल, कुछ कह रहा है? नहीं, ओके चलेगा। तो ये सारे फोर्स अपने को बेसिक बेसिक पढ़ने हैं। फाइन, इनके बारे में जानेंगे थोरोली। उसके बाद चैप्टर में इनके एप्लीकेशन आएंगे कि कैसे कैसे लगते हैं।
अभी इनके बारे में कुछ खास नहीं आएगा कि आप कूलम्बियन फोर्स के बारे में पढ़ रहे हो, के क्यू1 क्यू2 अपॉन आर स्क्वायर चल रहा है, दो मैग्नेट के बीच में लगने वाला फोर्स चल रहा है, वो सब अभी नहीं चलेगा, वो सब बाद में ही चलेगा 12th वाले सिलेबस में। लेकिन हम ये सीख चुके होंगे कि फोर्स के साथ कैसे डील करते हैं। ठीक है क्या? चले एक एक करके लिखना शुरू करो। ये है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। लिखते जाना, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये मत समझना कि मुझे आता है, पहले से आता है। ठीक है, लिखो, यहाँ बैठे हो तो लिखो, सारी चीज़ काम आएगी तुम्हारे। मुझे पता है तुम क्या क्या गलत करते हो, ठीक है, और मैं वही काम कराऊंगा जो तुम गलत करते हो। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन होता है भाई? फोर्स ऑन द पार्टिकल ड्यू टू अर्थ। हर एक कोई चीज़ अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होती है तो उसके ऊपर जो एक फोर्स लगता है उसकी वजह से वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। मैग्नीट्यूड में कितना होता है वो? बॉडी का मास इनटू जी। जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, जी की वैल्यू ये अपने को पता है कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? अर्थ के ऊपर, अर्थ के नीचे, या अर्थ सरफेस पे? अर्थ सरफेस पे सबसे ज़्यादा होती है। अर्थ से अगर ऊपर जाओ तब भी जी की वैल्यू घटती है, अर्थ के अगर नीचे जाओ तब भी जी की वैल्यू घटती है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी। ऐसे है कोई चीज़ सरफेस पे रखी है, यहाँ एम मास रखा है ऐसे, तो इस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये दिखा रहे हो, ऐसे करके दिखा रहे हो एम जी। किसके ऊपर है ये वाला फोर्स किसके ऊपर है? ये पहचानना है ना, ये वाली चीज़ पढ़नी आनी चाहिए। क्या एम जी क्या चीज़ है, क्या लिखोगे, किसके ऊपर, किसकी वजह से? ऑन एंड ड्यू टू, ये बोलना सीखो। ऑन व्हाट? ऑन ऑन ब्लॉक ऑफ मास एम और ड्यू टू अर्थ, ऐसे। ठीक है, हमेशा किधर की तरफ लगेगा? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। चलो नेक्स्ट, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, तो नाम पे ध्यान दो। नॉर्मल का मतलब, अरे नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर किसके? कॉन्टेक्ट सरफेस के। ठीक है जी, तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कॉन्टेक्ट। ठीक है जी। रिएक्शन का मतलब क्या? रिएक्शन का मतलब पहले एक्शन होना चाहिए। अगर एक्शन ही ना हुआ तो फिर क्या लगेगा? ये समझ रहे हो? एक्शन ही ना हो तो क्यों लगेगा? अरे बोलो। ऐसे एक दीवार है, ठीक है, इस पे ऐसे एक ब्लॉक लगा है, रस्सी बंधी है, ऐसा है। ठीक बात। इसकी जो ये वाली डायमेंशन है 10 सेंटीमीटर क्यूब है ये। इसके ठीक सेंटर से तुमने रस्सी बांधी है, यहाँ रस्सी कितनी? 5 सेंटीमीटर की रस्सी है। 5 सेंटीमीटर दूर है ये रस्सी, तो ऐसे बंधी है। 5 सेंटीमीटर दूर है दीवार से, यहाँ से यहाँ तक। बताओ, क्या ये क्यूब इस दीवार को प्रेस कर रहा होगा? बताओ, ये क्यूब इस दीवार को प्रेस कर रहा होगा? कैसे पता चलता है प्रेस कर रहा होगा? अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, क्या मैं इस दीवार को प्रेस कर रहा हूँ? कैसे पता? कैसे पता तुम्हें? थोड़ा ऐसे लीन दिख रहा हूँ तुमको, ऐसे दीवार के अगेंस्ट ऐसे। ठीक है, कैसे पता चलेगा? अचानक से दीवार डिलीट कर दो, कि ऐसे हट हट जा दीवार, ऐसा, तो मैं कहाँ जाऊँगा? इसका मतलब मैं दीवार को प्रेस कर रहा था। ठीक है, अब भी मैं ऐसे खड़ा हूँ, दीवार से टच कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे खड़ा हूँ। अब बताओ, मैं दीवार प्रेस कर रहा हूँ, मैं टच में हूँ, लेकिन अभी दीवार हटा दो मेरे पीछे से, अचानक से गिर जाऊँगा मैं? तो तब नॉर्मल रिएक्शन था क्या? अरे टच करने से नॉर्मल रिएक्शन नहीं होता, प्रेस करने से नॉर्मल रिएक्शन होता है।
अगर ये देखिए, ये पूरा कितना है, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर पे ये लगी हुई है, ठीक सेंटर पे लगा है, ये प्रेस कर रहा होगा इसे, अपने दम पे खड़ा है ये, इससे इसके सपोर्ट के दम पे खड़ा है ये। अगर ये दीवार अचानक से हटा दूं यहाँ से, तो क्या ये ब्लॉक इधर की तरफ जाएगा? नहीं जाएगा। ठीक वही है, मेरा वाला एग्जांपल हुआ है दीवार का। लेकिन अगर ये ऐसा होता, अब बताइए, क्या ये दीवार को प्रेस कर रहा है? ये दीवार हटाते ही ये कहाँ जाएगा? अब इधर की तरफ जाएगा, इसका मतलब दीवार को प्रेस कर रहा था। ठीक है जी। तो कब नॉर्मल रिएक्शन होता है? जब दो सरफेस एक दूसरे को प्रेस करते हैं। हिंदी भाषा में लिख लो, ठीक है, ये अंदर की बात है कि कहाँ नॉर्मल रिएक्शन लगाना है, कहाँ नहीं लगाना। दो चीजें टच में हो तो उन पर नॉर्मल रिएक्शन होगा हमेशा, बिल्कुल जरूरी नहीं है। पहले आपके पास ये कंफर्मेशन होना चाहिए कि वो दोनों एक दूसरे को प्रेस कर रहे हैं। अरे सही है। तो कब होता है नॉर्मल रिएक्शन? व्हेन टू सरफेसेस प्रेस ईच अदर। ठीक है, बहुत जगह वाली चीज पहचाननी पड़ेगी। जैसा कि देखिएगा, दो ब्लॉक थे ऐसे, M1 M2, ये चला जा रहा है ऐसे 2 मीटर पर सेकंड से, और ये चला जा रहा है ऐसे 2 मीटर पर सेकंड से। बताइए, इनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन होगा? अरे होगा इनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन? प्रेस कर लेगा इसे? बोलो, करेगा नहीं करेगा? नहीं। ओके, अब बताओ, ये ऐसे आगे बढ़ रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अब बताइए, अब नॉर्मल रिएक्शन होगा? हाँ, क्यों? जब ये पीछे से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आएगा तो ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नहीं जाएगा आगे? शुरू में बाद में नहीं लगेगा? ये नहीं जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे? बोलो हेलो, यहाँ लगानी है बुद्धि, बस शुरू में लगेगा, उसके बाद नहीं लगेगा। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या मतलब होता है, ये बता दे चलो। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है? हर सेकंड पे वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड बढ़नी चाहिए। ठीक है, वो सही है। ठीक है, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ये है, इस पे बता रहा हूँ कि मैं एक्सेलरेशन, इस पे एक्सेलरेशन होगा तो कोई फोर्स आया होगा, उसके बिना कैसे एक्सेलरेशन होगा? तो इससे कोई धक्का मार रहा है, धक्का तो लग रहा है इस पे, इसे कैसे पता कि तुझे भी चलना है? इसे कौन बता रहा है? बोलो कौन बता रहा है, कौन धक्का मार रहा है इस पे? ये इसको कह रहा है चलना पड़ेगा तुझे। कैसे कहेगा ये? नॉर्मल रिएक्शन लगा के। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन की जरूरत है नहीं। ये कह रहा है मैं भी 2 मीटर पर सेकंड जा रहा हूँ, ये भी 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड जा रहा है आगे। जब ये 1 मीटर चलेगा, सॉरी, जब ये 1 सेकंड चलेगा, यानी कि 2 मीटर चलेगा 1 सेकंड में, ये भी तो 2 मीटर ही चल लेगा उतने 1 सेकंड में, धक्का मारने की क्या जरूरत है? तो स्कूल में जब सारे बच्चे लाइन बना के जा रहे होते हैं, सबके बीच में गैप रहता है थोड़ा थोड़ा, तो सब आराम से चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। कोई धक्का मारता है एक दूसरे को? नहीं। लेकिन आगे वाला रुक जाए तो फिर पीछे वाला धक्का लगाएंगे, चल बेटे चल। बोलो, या पीछे से डंडा पड़ना शुरू हो जाए तो फिर आगे वाला धक्का लगेगा कि चल बेटे जल्दी चल। लेकिन तमीज से जा रहे हैं तो सब इक्वल स्पीड पे जा रहे हैं, कोई किसी को प्रेस नहीं कर रहा होगा। ठीक है जी। तो जब भी नॉर्मल रिएक्शन लगाओ तो दो चीज़ें ध्यान में रखने का है। नंबर 1, हमेशा कैसे लगाना है? कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। और दूसरा, जब दो सरफेस एक दूसरे को प्रेस करें बस तब लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना। अरे समझे क्या? देखिए कैसे लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। ये एम मास है, इस पे एम जी हमने नीचे दिखाया था। जितने पीछे पढ़ते जाएंगे वो सब इकट्ठा करते जाएंगे। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा बताओ? इस पे सरफेस, जो टचिंग सरफेस है उसके परपेंडिकुलर। किधर लगाऊं तो? ऐसे, यहाँ नहीं लगा दूंगा ऐसे, या यहाँ ना लगा दूंगा ऐसे, कहाँ लगाऊं? बीच वाला? नीचे वाला? नीचे कहाँ? यहाँ से ऐसे, ऐसा? इसमें तो फर्क है। वो एक वेक्टर है, यहाँ लगा दूँ तो यहाँ उठा के यहाँ रख लूँ, मैं यहाँ से यहाँ कहीं भी रख लूँ, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? वेक्टर है वो। ठीक है, सरफेस के कैसा लगना चाहिए दोस्त? परपेंडिकुलर। अब बताइए यहाँ साइड में क्यों नहीं लगा रहा, यहीं क्यों लगा रहा हूँ मैं? क्योंकि मास होता है पॉइंट मास। पॉइंट की कोई
डायमेंशन नहीं होती, तो आप उसके सेंटर ऑफ मास पे लगा दोगे हमेशा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगा दोगे हमेशा। ठीक है, ये लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। अब इसको पढ़ना सीखो, ये क्या है, किसने लगाया, किस पे लगाया, बताइए। दिस इज नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक ड्यू टू सरफेस। और सरफेस पे नहीं लगा होगा, बोले भाई, तो एक्शन रिएक्शन पेयर में होना चाहिए था, तो ऐसे नहीं लगेगा। एक नॉर्मल रिएक्शन ऑन सरफेस ड्यू टू ब्लॉक, ये ब्लॉक ने लगाया, बोले सही बना रहा हूं मैं, वही एम जी है, तो फिर अर्थ ने कौन सा लगाया है, चलो ठीक है, डाउट आ गया, ओके अब आगे आ जाओ। अब तुम्हारा डाउट दूर करना तो आता है मुझे। ऐसे है ब्लॉक, तुमने इस पे धक्का लगाया ऐसे, तो एम जी तो यहाँ लग रहा होगा, सही है, ये ब्लॉक कहीं मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 है। तो इस वाले फोर्स को तो देख लूंगा, चलो वो तो फ्रिक्शन से बैलेंस हो रहा होगा, बात की बात है, ऐसे नहीं चल रहा है, इसका मतलब ऐसे करके फोर्स बैलेंस होने चाहिए, तो एफ ऐसे लगा, तो इधर से एक नॉर्मल रिएक्शन लगना चाहिए इसके ऊपर, तो सही बात है। और जिस दीवार के सहारे ये खड़ा है वो दीवार भी तो नहीं भाग रही, इसका मतलब दीवार पे फोर्स लगा हुआ है ऐसे, अभी एम जी के बराबर है नहीं, ये हमेशा होता है पेयर में, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा होता है पेयर में, एक सरफेस ने दूसरे पे लगाया तो दूसरे सरफेस ने पहले पे लगाया, ठीक है, उसका ग्रेविटी से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये ब्लॉक यहाँ होता हवा में, अब भी इस पे एम लग रहा होता, और यहाँ रखा है तब भी इस पे एम लग रहा है, एम का कॉन्टैक्ट से कोई लेना देना नहीं है, एम अलग चीज़ है, कॉन्टैक्ट का फोर्स अलग चीज़ है, ठीक है। ये ब्लॉक यहाँ जाके बैठ गया ऐसे, और मैंने ऐसे प्रेस कर रखा है, होल्ड कर रखा है ऐसे, एम से कोई लेना देना नहीं है इसका, मैं इस पर धक्का मार रहा हूँ ऐसा, ये दीवार को उधर फेंकना चाहता है, उधर पीछे दीवार मना कर रही है, लेकिन ये दीवार को फेंकना चाहता है, तो दीवार को फेंकना चाहता है मतलब नॉर्मल रिएक्शन इसने लगाया दीवार पे, और दीवार ने लगाया इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, तो कौन कौन से फोर्स पढ़े जाएंगे, ये क्या पढ़ा जाएगा बताइए, ऑन ब्लॉक ड्यू टू वॉल या सरफेस, ये कौन सा है, ऑन सरफेस ड्यू टू ब्लॉक, इसलिए कह रहा हूँ ड्यू टू और ऑन, ये सीखो क्या चीज़ होती है, किसने लगाया किस पे लगाया, वो ठीक बात है, फाइन। लेकिन हम नॉर्मली वाली चीज़ नहीं दिखाते, हम तो बस ये और ये दिखाते हैं, ये तो दिखाते नहीं हम, क्यों दिखाते, क्यों नहीं दिखाते, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं, क्या हम सरफेस पे लगने वाले फोर्स दिखा रहे हैं, या हम ब्लॉक पे लगने वाले फोर्सेस को देख करके ब्लॉक का डायनेमिक स्टडी करना चाह रहे हैं, या सरफेस का डायनेमिक स्टडी करना चाह रहे हैं, किसका, ब्लॉक का। तो हम कौन से फोर्स दिखाते हैं, ऑन द ब्लॉक हैं, जो ऑन द ब्लॉक, देखिए ये वाला फोर्स कौन सा है, ऑन द ब्लॉक ड्यू टू अर्थ, तो मैं कौन सा फोर्स दिखाता हूँ, मैं ये दिखाता हूँ ऑन द ब्लॉक, मैं ये वाला दिखाता हूँ ऑन द ब्लॉक, मैं कौन से दिखाता हूँ ऑन, क्योंकि मैं ब्लॉक स्टडी कर रहा हूँ भाई, मैं कौन सा अर्थ को स्टडी कर रहा हूँ, अर्थ को स्टडी करूंगा अर्थ पे लगने वाला दिखाऊंगा, ठीक है, ब्लॉक को स्टडी कर रहा हूँ ब्लॉक वाले दिखा रहा हूँ, ये हम समझ गए, आगे चले, ओके, नॉर्मल रिएक्शन समझ गए, कौन सा वाला, अब देखिए इसमें हम किसको स्टडी कर रहे होंगे, दीवार को, तो ब्लॉक को, तो ब्लॉक वाले फोर्स दिखाऊं ना, ऑन ब्लॉक, ये वाला दिखाते हो तो ये वाला दिखाते, ये कौन सा है, एक्सटर्नल फोर्स ऑन ब्लॉक, ठीक है, ये कौन सा है, एम जी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑन ब्लॉक, और ऊपर एक फ्रिक्शन लग रहा होगा ऐसे करके, तो फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक, दीवार पे भी लगा होगा फ्रिक्शन नीचे की तरफ, वो नहीं देख रहा मैं, ये हम समझ रहे हो, ठीक है, चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे इसकी कि कैसे बनाते हैं नॉर्मल रिएक्शन उसकी फिगर्स। देखिए ऐसे एक बॉल है, ठीक है, इसके बहुत ही छोटे मासूम बढ़िया सवाल पूछे जाते हैं,
मेंस में तो कभी नहीं दिखा, बट हाँ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है कि चाहिए अपने को नॉर्मल रिएक्शन वगैरह लगाना आता हो। ठीक है, ऐसा है। टाइम हो गया। अच्छा है भाई। ऐसे दो बॉल हैं भाई। ठीक है, कुछ कुछ तो रेडियस दे रखी है मुझे इसकी कि चलो कुछ होगी रेडियस के, मान लीजिए R1, और ये वाला रेडियस कुछ R2 है, और ये कुछ डायमेंशन है रेजिस्टेंस D करके है। तो अभी मैं तुम्हें पूछूं कि ये वाली बॉल है A और ये वाली बॉल है B, तो मुझको बताइए कि A ब्लॉक पे लगने वाले सारे फोर्स दिखाने हैं मुझको। सब रेस्ट पे सिस्टम, A बॉल पे लगने वाले सारे फोर्स दिखाने हैं मुझको, कहाँ कहाँ से लग रहे होंगे बताइए। जितनी जगह से टच में होगा उतनी जगह से नॉर्मल रिएक्शन हो सकते हैं। डेफिनेटली होंगे ऐसा नहीं कर रहा, हो सकते हैं। ठीक है, अगर प्रेस कर रहा होगा तो होंगे, अगर प्रेस ही नहीं कर रहा बस टच में है फिर नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है क्या? तो इसमें देखो कहाँ कहाँ पे टच है, एक जगह पे, दो जगह पे, तीन जगह पे। ठीक है, तो इस बॉल का फोर्स डायग्राम दिखाऊं तो इस पे एक तो इसका mg लग रहा होगा नीचे, और क्या लग रहा होगा, एक नीचे से ऐसे नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा N2 वाले सरफेस से, एक इधर से आ रहा होगा, ये वाली बॉल भी तो प्रेस कर रही होगी, ये हवा में थोड़ी खड़ी हो जाएगी, इसका मतलब दबा रही होगी इसको। ये बॉल यहाँ से हट जाए अचानक से तो क्या बॉल नीचे गिरेगी, इसका मतलब प्रेस कर रही थी इसको। ठीक है क्या, कहाँ से आएगा, इस साइड से लगेगा एक नॉर्मल रिएक्शन N1 कह दूँ उसको। इस वाली दीवार से, ये दीवार अचानक से हटा दूँ तो क्या ये बॉल बाहर गिरेगी ऐसे, तो इसका मतलब प्रेस कर रही थी दीवार को, तो इधर की तरफ से एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, वो होगा N3। इतने सारे फोर्स लग रहे होंगे। अब इनके कंपोनेंट लेने हैं, सॉल्व करना है, वो सब बाद की बातें हैं, पर पहले हमें फोर्स लगाने तो आते हो। ठीक है जी, छोटी वाली बॉल पे क्या क्या लगाओगे बताओ, ये बॉल, इस पे क्या लगाओगे नीचे mg, इधर से क्या लगाओगे, इधर से ऐसे, मतलब ये ऐसे तो ये ऐसे, इक्वल एंड ऑपोजिट, तो ये कितना हो गया N1 इसी का भाई, और ये वाला नंबर 4 पॉइंट है N4। नीचे से भी लगाऊं क्या, अब टच में नहीं तो क्यों लगाऊं, समझ गए हो क्या? अच्छा, दोनों का अगर एक साथ पूछा जाए, दोनों का एक साथ डायग्राम बना दो, मतलब ये बॉल और ये बॉल का एक साथ डायग्राम बना दो। ठीक है, तो नीचे क्या लगाओगे, M1 प्लस M2G, है ना, इसको M2 कह दो, इसको M1 कह दो, सही है। और ये वाली दीवार पे से लग रहा होगा, ये वाली दीवार पे से लग रहा होगा M4, बीच का नहीं लगाऊंगा, तूने मुझ पे लगाया मैंने तुझ पे लगाया बराबर। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है दिखाने की, तो इंटरनल हो गया वो, इंटरनल फोर्स। ठीक है ना, अब अंदर तो इनके एटम मॉलिक्यूल के बीच में खूब फोर्स लगा रहे, वो दिखा रहा हूँ क्या मैं, नहीं, हम कौन सा फोर्स दिखाते हैं, एक्सटर्नल, बाहर लग रहे हैं, सिस्टम के ऊपर लग रहे हैं जो बाहर से, वो वाले फोर्स दिखाते हैं। हाँ नीचे से लगेगा बिल्कुल, क्यों नहीं लगेगा, नीचे से लगेगा N2। ठीक है, बस N1 नहीं दिखा पाऊंगा। ठीक है मित्रों, ओके, चलिए, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो बताओ। बोल भाई बोल। अभी चलें, ओके। कुछ जगह ऐसी होंगी जहाँ हम जज नहीं कर पाएंगे कि नॉर्मल रिएक्शन किधर लगाऊं, कुछ जगह आएंगे ऐसी, इस चैप्टर में नहीं है वो आएंगी रोटेशन में आती है एक दो जगह पे, यहाँ पे भी एक आधा सवाल आता है जहाँ पे आप ये जज नहीं कर पा रहे कि कहाँ लगाऊं नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है क्या, जैसे कि मान लीजिए कि ऐसे एक रॉड है, यूँ खड़ी है सीधी इस जगह से ऐसे, ठीक है, तो अभी इस वाले पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ लगेगा। लेकिन अगर ये गिरना शुरू कर दे ऐसा, तो जब ये गिरने लगेगी तो क्या इसकी शक्ल कुछ ऐसी हो जाएगी, गिर रही होगी अब, ठीक है। अब ये किधर की तरफ प्रेस कर रही होगी, या ये घूम रही है इसके अबाउट, मान लीजिए यहाँ पे हिंज है और हिंज के अबाउट ये ऐसे करके गिर रही है घूमते हुए, तब कहाँ लगाऊं, ठीक है ना। तो ये किस डायरेक्शन में प्रेस कर रही होगी, कुछ ऐसे प्रेस कर रही है सपोज को, ऐसे एंगल पे, मुझे क्या पता कितने एंगल पे कर रही है, और वो एंगल डायनेमिकली बदल भी रहा है। ठीक है, हर इंस्टेंट पे बदल रहा है वो, तो एंगल और एन दोनों चीज़ें हैं, और एंगल लगातार बदल रहा है, तो क्या करोगे, एक एन का कॉस थीटा, एक एन का साइन थीटा, दो, भाई ये वाला एंगल हो गया थीटा, तो इधर की तरफ जो नॉर्मल रिएक्शन लगे वो कौन होगा, एन कॉस थीटा, यहाँ कौन होगा, एन साइन थीटा। ठीक है, या फिर इस सब चीज़ से बचने के लिए, अच्छा और सॉरी, ये तो इसका प्रेशर है,
इसने किधर फोर्स लगाया वो था, रॉड पे किधर लगेगा, रॉड पे किधर लगेगा भाई, ऐसे, ये एंगल कितना थीटा, तो इधर की तरफ कौन आएगा एन कॉस, और यहाँ पे कितना आएगा एन साइन थीटा। सही बात है। ओके, कितने अननोन आ गए, दो, एक नॉर्मल रिएक्शन और एक थीटा, थीटा भी तो हर बार बदल रहा है, बताना पड़ेगा वो कितना है। तो भाई क्यों ना आप सीधा ऐसे ही लगा दो कि रॉड ऐसे, और यहाँ लगा दो एन एक्स और यहाँ लगा दो एन वाई, तब भी तो दो ही अननोन हुए, एन एक्स एन वाई। मुझसे कोई एन पूछेगा कितना है तो मैं कह दूंगा कि एन एक्स का और एन वाई के स्क्वायर का सम का अंडर रूट कर ले तो आ जाएगा, तब भी तो दो ही अननोन हुए। तो थीटा एन ऐसा करके लगाओ या फिर एन थीटा ऐसा करके लगाओ, ठीक है। एडवांस में एक बार सवाल पूछा गया था, काफ़ी पहले की बात है, कि ऐसे और ऐसे एक एक सीढ़ी है ना, मतलब स्टिक मान लो सपोज कि दो स्टिक हैं ऐसे, और उन दोनों को तुमने ऐसे करके बैलेंस कर रखा है ऐसे करके। अब जब तुम ऐसे करके बैलेंस करते हो तो क्या एग्जैक्टली ठीक सामने पॉइंट सेम मिल जाता है दोनों का, थोड़ा बहुत ऐसा भी हो सकता है या कुछ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो मुझे क्या पता कौन सा पॉइंट प्रेस कर रहा है, किसको कर रहा है इस वाले केस में, कैसे बनाऊँ तो यहाँ पे कैसे बनाऊँ। तो अगर तुम ये वाली ए और ये बी है सपोज, इसके ऊपर दिखा रहे हो कि ये ऐसे प्रेस कर रहा है, नहीं तो ये इसको कैसे कर रहा होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट, लेकिन मुझे एंगल नहीं पता कितने हैं, ठीक है ना। तो थीटा एंगल पे मानूंगा कुछ, तो और बेहतर क्या हो सकता है कि तुम दो कंपोनेंट ही मान लो ना, कि इस पे मान लो ऐसे एन एक्स और एक मान लो ऐसे एन वाई, ऐसा करके हो गया इधर की तरफ दोनों का नेट। तो इसका रिवर्स होना चाहिए इसके ऊपर, उसे भी ऐसा करके मान लो फिर कि ये कौन सा एन वाई और ये कौन सा एन एक्स, इक्वल एंड ऑपोजिट। तो जहाँ भी कहीं कन्फ्यूजन लगे, बहुत कम ऐसे पॉइंट आएंगे, और मेंस में तो बिल्कुल नहीं आएगा ऐसा कुछ भी। एडवांस में कहीं पे भी अगर कुछ ऐसी चीज़ आती है तो एन एक्स एन वाई दो मान के ख़त्म करो, ठीक है। तो ये आगे की बात हो गई, अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, अपने को बेसिक आना चाहिए अपने को अभी करते हुए, ठीक है जी। अब देखिए धोखेबाजी देखो कैसे होती है। ऐसे दो बॉल रखी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो है 40 सेंटीमीटर है, इसकी जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, ऐसा है। बताओ फोर्स कौन कौन से लगेंगे, इस पे बताओ क्या क्या लगाऊं, नीचे की तरफ एम जी तो लगा ही दूंगा तो फ्री बट रहा है, और बताओ यहाँ पे लगा दूं एक ऐसे, ओके, और इस दीवार से लगा दूं, इस वाली बॉल से इस पे, अच्छा, इस वाली बॉल से इस पे, इस वाली दीवार से इस पे, बस, किस पे, इस वाली दीवार पे, इस बॉल पे, या ये बॉल लगाएगी इस पे, इस वाली बॉल पे, एक ए और बी लिख लेता हूँ, ऑन ए, एक मिनट एक मिनट, हाँ, हम अभी किस पे लगा रहे हैं, अच्छा बी पे नॉर्मल, अच्छा ठीक है, हाँ वो तो ठीक है, वो तो मैं समझता हूँ, हाँ। और कोई बीच में टच कर रही है ये, साइडों में टच कर रही है, नहीं लगाओगे, क्यों, ये लगा दो यार, कौन पैसे लग रहे हैं तुम्हारे, प्रेस नहीं कर रही, कैसे पता तुम्हें, हाँ जी, 10 10 10 10 40, रिव्यू कितनी है, ये तो एग्जैक्टली फिट है। अगर इसे कोई कहते स्लाइटली लेस देन 40 फिर हो जाएगा गेम, जिसका मतलब फंस के हैं फिर तो ये, और फंस के हैं तो दीवार हटाते भागेगी फिर ये, अभी तो एग्जैक्ट है, ठीक बात है क्या। तो फिट है बिल्कुल, कि दीवार में अचानक यहाँ से हटा भी दूँ तो इस बॉल को कोई दिक्कत नहीं, प्रेस ही नहीं कर रही थी, क्या दिक्कत होगी, अभी गेम समझ रहे हो, ये है एफबीडी, ये है फोर्स डायग्राम बस, ठीक है। तुमको टच दिखेगा लेकिन बहकाए में नहीं आना है, फाइन। एक बहुत सारे क्वेश्चंस में नॉर्मल चीज आती है, लूजिंग द कॉन्टेक्ट, कि कोई चीज ग्राउंड के साथ कांटेक्ट लूज कर रही है, दीवार के साथ कांटेक्ट लूज कर रही है, ठीक है जी। तो उसका मतलब क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन बिकम्स ज़ीरो, ये काम करना होता है भाई, कि कोई चीज़ कांटेक्ट लूज कर रही है दूसरे वाले सरफेस के साथ, ठीक है क्या। जैसे कि एक ब्लॉक है मान लीजिए ऐसे, इस पे ऐसे करके फोर्स लग रहा है जो कि है 10
टी, थीटा एंगल पे कुछ। समय के साथ साथ फोर्स बढ़ेगा टी की वैल्यू। टी इज इक्वल टू 0 पे 0 होगा, 1 सेकंड पे 10 हो जाएगा, फिर 30, 40, 50, 60, 70 ऐसा होता रहेगा। दो कंपोनेंट आते रहेंगे इसके, एक ऐसे और एक ऐसे। इधर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, इधर की तरफ mg लग रहा होगा। कभी तो ये वाला कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन से भी ज़्यादा हो जाएगा, फिर तो क्या हो जाएगा, कॉन्टैक्ट लूज। ठीक है, तो मान लीजिए 50 किलोग्राम का है ये, और ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है। तो मैं तुमको पूछूं कि कब कॉन्टैक्ट लूज करेगा ये? नॉर्मल रिएक्शन 0 कब हो जाएगा? mg से हम्म, फिर नॉर्मल रिएक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा। हम्म, टी बता दो मुझे तो कितना। सौ टी की वैल्यू? हाँ, बिल्कुल ही खाली है तो बिल्कुल 100 सेकंड तक आराम से। बोलो भाई। 10/√30 डिग्री का एंगल है। इसका कंपोनेंट पता है इधर कितना आएगा? 10t साइन 30, तो कितना हो गया, 5t हो गया ये। तो जब 5t ग्रेटर और इक्वल होगा 500, 50 किलोग्राम है, 50 इंटू जी, 10 का जी भी तो करोगे, तो टी कैसा, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है भाई, ऐसा इतने पे कांटेक्ट लूज कर देगा। तब तक फिर इसमें कुछ ये वाला कंपोनेंट भी होगा जिसकी वजह से इसमें कुछ वेलोसिटी आ जाएगी और वो सब कुछ होगा। वो सब चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं कि टी इज इक्वल, जिस टाइम ये कांटेक्ट लूज करे उस टाइम इसकी वेलोसिटी बता दो, ऐसा। ठीक है, चलो कर ही लेते हैं जब बात दिल पे आ गई है तो। वेलोसिटी व्हेन इट लूजेस कांटेक्ट, तो वेलोसिटी किसकी वजह से होगी, इसकी वजह से होगी, इधर की तरफ जो फोर्स है वो कितना फोर्स है, 10t और cos 30, cos 30 कितना हो जाएगा, 5√3t, ऐसा। तो 5√3t उतना फोर्स लग रहा है उधर की तरफ। जब t इज इक्वल टू 100 लिख रहे होगे उस टाइम पे कितना फोर्स लग रहा होगा, 500√3, इतना फोर्स लग रहा होगा x डायरेक्शन में। और वो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, सही है क्या? अरे बोलो, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ए एक्स कितना आ गया दोस्त, 10√3, वो ठीक है। लेकिन हम तो वेलोसिटी निकाल रहे हैं, अब क्या करेंगे तो, वो हीट है, बैठा में नहीं आ रहे तुम तो। किसका इंटीग्रेशन करोगे, सवाल समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, बोलो भाई। v इज इक्वल टू यू प्लस 80 में रख देंगे, सस्ता जुगाड़। v इज इक्वल टू यू प्लस 80 में रख दो इसे, u 0 हो गया और ये 10√3 हो गया, टी की वैल्यू 100 हो गई, ऐसा। बोलो सही कर रहा है ये, वेरिएबल एक्सीलरेशन है भाई, नहीं कर पाऊंगा ये काम। ये उठाओ सीधा, ये वाला फोर्स है 5√3, तो क्या है 5√3 इंटू टी, इतना तो है फोर्स, दैट शुड बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालोगे √3/10 इंटू टी। अब इसको लिखोगे dv/dt, इंटीग्रेट करोगे 0 to 100 के लिए, तब आएगा आंसर। तो ये गलतियां नहीं करनी है भाई, वेरिएबल एक्सेलरेशन है, नहीं कर पाऊंगा ऐसा काम मैं। टी इक्वल टू 100 में के यहाँ पे टी इक्वल टू 100 रख दूँ इसमें, अरे इक्वल टू 100 पे यह है कि जस्ट हो गया काम बस, कि टी इज इक्वल टू 100 इज द डिसाइडर पॉइंट, कि इसके पीछे कांटेक्ट था, इसके आगे कांटेक्ट नहीं है, तो ये द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इसको कहते हैं, ऐसा। नहीं गलत नहीं है, क्या करना है, अरे नहीं मैं तो वेलोसिटी निकाल रहा हूँ ना बाद में। ये तो कांटेक्ट लूज हुआ है कि इस वाले फोर्स की वजह से कांटेक्ट लूज हो जाएगा, कब लूज होगा,
इतने में लूज होगा। लेकिन तब तक ये वाला फोर्स खाली थोड़ी बैठा है, ये तो चलाता रहेगा इसको, ये चला के कितनी वेलोसिटी क्रिएट करवा देगा। तो अभी तो हम कर रहे हैं काइनेमेटिक्स से, क्योंकि हमने वही पढ़ा है अभी तक, लेकिन यही काम एक और चीज़ से हो सकता है, वो है वर्क एनर्जी थ्योरम, उसके थ्रू भी हो सकता है ये वाला काम। हाँ बोल भाई बोल। उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी, अच्छा नहीं लगा सकते। उस टाइम का एक्सेलेरेशन है, उससे पहले क्या यूनिफॉर्म था एक्सेलेरेशन? नहीं, फिर कैसे लगा लोगे? क्या थ्रू आउट द जर्नी जो एक्सेलेरेशन है वो 10√3 ही है? ये कब लगती है इक्वेशन? ये तो हर सेकंड बदल रहा है ना, ये तो हर सेकंड बदल रहा है। तो कैसा हुआ? नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ये किसके लिए लगती है इक्वेशन? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। तो नॉन यूनिफॉर्म कैसे सॉल्व होती हैं? इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से, dv बाई डी टी, वी डी बाई डी एस, उनसे सॉल्व होती है। ठीक है बालक, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट होता फिर मैं लगा लेता। वो ठीक है, कांस्टेंट होने का मतलब टाइम के साथ चेंज नहीं होता हो, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। सही, चलो बहुत दूर तक चले गए। नॉर्मल रिएक्शन में हमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, सवाल करते वाली चीज़ ध्यान रखनी है। लूजिंग द कॉन्टैक्ट का मतलब नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाना चाहिए, उस टाइम कुछ पूछा जाए वो बात की बातें हैं सब। और जब दो सरफेस एक दूसरे को प्रेस करते हैं तब नॉर्मल रिएक्शन आता है, वो भी कैसा आता है? सरफेस के परपेंडिकुलर आता है वो नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है जी, वो एक स्पेशल केस जहाँ पे मुझे NX और NY लेना पड़ेगा, वहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन डायरेक्शन कंटिन्यूसली अगर बदल रही है थीटा एंगल के साथ साथ, फिर मैं N और थीटा ले लूँ या फिर NX NY ले लूँ, किसी भी तरह करूँ तो दो अननोन आएंगे ही आएंगे, वो दो अननोन सॉल्व करूँगा, दो इक्वेशन चाहिए उसके लिए। चलिए यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट है टेंशन। नेक्स्ट फोर्स इज टेंशन। ठीक है, टेंशन कहाँ पे होती है? स्ट्रिंग, और एक चीज होती है रोप। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? स्ट्रिंग नॉर्मली कोई भी बोलेगा तो वो होगी मासलेस, और इसमें होगा कुछ ना कुछ मास। तो स्ट्रिंग विद मास भी कहा जा सकता है, जरूरी नहीं कि रोप बोले कोई, स्ट्रिंग विद मास ऐसा भी कह सकते हैं। तो दो तरह की हो सकती है रस्सी, मास हो और मास नहीं हो। ठीक है, एक टर्म और यूज होता है रस्सी में, वो है इन एक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल का मतलब खिंच नहीं सकती, मतलब इसकी लेंथ कांस्टेंट रहती है। ठीक है जी, इनएक्सटेंसिबल का मतलब लेंथ कांस्टेंट रहती है इसकी। ठीक है ना, मतलब इलास्टिक बिहेवियर नहीं है इसका। जब चैप्टर इलास्टिसिटी चलेगा तब देखा जाएगा इलास्टिक बिहेवियर है। ठीक है, स्प्रिंग अलग चीज़ होती है, स्प्रिंग की तो लेंथ बदल जाती है। स्प्रिंग का फोर्स किसकी वजह से? उसकी जो ज्योमेट्री है उसकी वजह से। ऐसी अगर वो गोल गोल ना होगे, सिंपल वायर होती है ऐसी, तब भी क्या उसमें ये फोर्स होता है स्प्रिंग वाला? नहीं होता। तो वो उसकी ज्योमेट्री की वजह से। तो टेंशन होती है मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, या मास वाली इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ कुछ टेंशन हो सकती है। ठीक है, कैसे आती है टेंशन? कैसा फोर्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। नॉर्मल रिएक्शन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ये मास लटका दिया इसके ऊपर, चलो पहले मास नहीं था मान, बस रस्सी लटकी थी ऐसे, कितनी टेंशन होगी इसमें? जीरो, कोई टेंशन की जरूरत नहीं, कोई मास वास तो है नहीं, मास है नहीं, बस लटकी। मान लो तुम पतंग का धागा छत से लटका दो, सीधा लटक जाएगा ऐसे? कैसा लटका रहेगा वो? बोलो ऐसा हो रहेगा कुछ? पतंग का मांझा लटक रहा, पतंग के मांझे में क्या ही वेट होता होगा, ऐसा लटका है, कोई टेंशन नहीं है इसमें। लेकिन जैसे ही नीचे इस पे 1 किलो का ब्लॉक लटका दो, तो फिर इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी, फिर हो जाएगा सीधा बिल्कुल ऐसे। ठीक है क्या? ये ब्लॉक क्या चाहता है? ये ब्लॉक इसे खींच के लंबा करना चाहता है ऐसे। क्यों? क्योंकि ब्लॉक पे बेचारे पे खुद एमजी लग रहा है, तो वो खींचना चाहता है इसको, रस्सी मना कर रही है कि नहीं। तो रस्सी ब्लॉक को कहाँ खींचेगी? ऊपर की तरफ। तो कहाँ लगाई मैंने टेंशन? ऊपर की तरफ। ठीक है, तो क्या इसकी लेंथ बस यहाँ से ब्लॉक को ऊपर खींच के प्रिजर्व हो सकती है? अगर ये यहाँ से टूट जाए तब भी तो लेंथ प्रिजर्व हो जाएगी, उतनी रहेगी। तो क्या ये छत को भी अपनी तरफ खींचेगी, सीलिंग को भी अपनी तरफ खींचेगी? कि सीलिंग से टूट जाऊं तब भी मेरे में टेंशन जीरो हो जाए,
और नीचे का ब्लॉक जो उसे उठाए रखूँ तब भी मेरे में टेंशन 0 हो जाए। ठीक है, ओके। अगर मैं इसका कोई छोटा पोर्शन देखूँ यहाँ का, ये उसके साथ क्या हो रहा होगा, छोटा पोर्शन, छोटा डीएल एलिमेंट देखूँ तो क्या हो रहा होगा, क्या उसको ये नीचे का जो पार्ट है और ये जो ऊपर का पार्ट है ये इसे ऐसे खींच रहे होंगे, तो ये कहाँ फोर्स लगा रही होगी अपने पे, अपनी लेंथ को इंटैक्ट रखने के लिए, सेम रखने के लिए ये किधर फोर्स लगा रही होगी, इस वाले पार्ट पे ऐसे, इस नीचे वाले पार्ट पे ऐसे, तो कैसे लग रही होगी यहाँ पे टेंशन, तो अपनी लेंथ को बढ़ने नहीं देना, उसके लिए टेंशन लग रही है इसके ऊपर। बोलो, अरे यहाँ पे ऊपर क्यों लगाई, यहाँ पे नीचे क्यों लगाई, समझ रहे हो, इस ब्लॉक को उठा के रखना है, इस रस्सी को किधर उठा के रखे, तो ऊपर, इससे इसकी लेंथ भी बनी रहेगी जितनी है, सही है। तो टेंशन कैसे लगती है भाई, अगर स्ट्रिंग मासलेस है सब पॉइंट पे सेम टेंशन होती है, इफ स्ट्रिंग इज मासलेस तो सभी पॉइंट्स पे सेम टेंशन होती है। और याद रखने के लिए याद रखूंगा ऐसे कि जो भी कोई टच पॉइंट होता है उससे अवे होती है टेंशन, दूर की तरफ होती है उससे, ठीक है जी। तो टेंशन इज सेम इन ए massless string and always away from the touch points, जो भी पॉइंट कहीं टच कर रहे हैं उन सब से अवे होती है। अरे सही बात, एक चीज तो ये टेंशन लगाते हुए ध्यान रखनी है, टेंशन इज सेम इन ए मासलेस स्ट्रिंग, तो मास वाली स्ट्रिंग में टेंशन सेम नहीं होती होगी, जो भी कोई मास वाली स्ट्रिंग वहाँ टेंशन सेम नहीं होती होगी, ठीक है। चलिए उस पर बाद में चलेंगे, पहले एक चीज़ देखते हैं, मान लीजिए ऐसे करके है एक पुली, यहाँ पे एक ब्लॉक लटक रहा है, ठीक है। अब ये टच पॉइंट ज़्यादा हो गए इसके, यहाँ पे टेंशन किधर लगेगी बताओ, जहाँ पे टच करता है वहाँ से कहाँ होती है, अवे, ऐसे यहाँ पे अवे, इस वाले पॉइंट पे टच हो गया किधर लगेगी, अवे, यहाँ पे अवे, हर पॉइंट पे, टच पॉइंट पे अवे, और सारे में टेंशन सेम होगी। लेकिन अगर ये मासलेस ना होता, मास होता है इसमें, ठीक है क्या, मास होता है इसमें, मान लो ऐसे कोई रस्सी होती खुद ये है 10 किलोग्राम लटका हुआ है यहाँ पे, ये है एक रस्सी जो खुद है 2 किलोग्राम की, ऐसा बताइए यहाँ पे टेंशन किधर होगी, तो डायरेक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्शन पता है अपने, डायरेक्शन कहाँ होगी, ऊपर की तरफ, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन कहाँ होगी, नीचे की तरफ, लेकिन अब यहाँ की टेंशन यहाँ की टेंशन सेम होगी, बताइए यहाँ पे जो टेंशन है, यहाँ पे जो टेंशन है किधर है, ऊपर की तरफ, उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या उठाना है उसे, मास उठाना है। लेकिन यहाँ पे जो टेंशन है ये वाली T2, उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ब्लॉक और रस्सी दोनों उठानी है उसे, ठीक है। तो किस पे ज़्यादा जिम्मेदारी है, कौन ज़्यादा होगा, बोलो, समझ पा रहे हो, T2 ज़्यादा होगा मैग्नीट्यूड में, क्योंकि उसको रस्सी प्लस मास दोनों उठाना है। तो जो T2 टेंशन होगी ऊपर वो किसके बराबर होनी चाहिए, 10 और 2 12, इनके ऊपर कितना लग रहा है नीचे की तरफ, G 12G, तो ये कितनी होनी चाहिए 12G, ये कितना होना चाहिए 10G। तो यहाँ से ऊपर की तरफ जाते आते टेंशन बढ़ रही है, ठीक मिड पॉइंट पे पूछूंगी टेंशन किधर होगी और कितनी होगी, बताइए कितनी होगी, ठीक मिड पॉइंट पे 11G, ठीक है। तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहा हूँ वैसे वैसे टेंशन बढ़ती जा रही है, ठीक है जी। चलिएगा इसमें भी और आगे चलते हैं, अगर कोई इसका मास को 10 नहीं लिखेंगे, m लिख रहे हैं सपोज, और इसको लिख रहे हैं m0, यहाँ से x डिस्टेंस पे टेंशन निकालनी है मुझको, x डिस्टेंस पे टेंशन, बोलो, x डिस्टेंस पे वो पॉइंट कंसिडर करो ऐसा, ठीक है। इस पे टेंशन लिखनी है मुझे t, बताइए क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बस ये डिसाइड कर दो, बस क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी, नीचे का सारा सिस्टम उठाना, नीचे का सिस्टम कितना है, ब्लॉक प्लस ये वाली रस्सी, ये रस्सी कितनी है, कितना मास है इसका, एल लेंथ अगर टोटल है
ये वाली पूरी लेंथ L, तो उसका मास कितना है एम नॉट, एक्स का मास कितना होगा एम नॉट अपॉन एल इंटू एक्स होगा क्या। इस वाली चीज़ को क्या कहते हैं मास पर यूनिट लेंथ, लैम्डा भी दिखाते हैं इसको ऐसा। ठीक है जी। अब बताइए ये जो टेंशन है टी, ये किसके बराबर होनी चाहिए, नीचे कितना वेट लटका है वेट, तो कितना हो गया वो एम प्लस एम नॉट बाई एल इंटू एक्स और साथ में जी। ठीक है, तो जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे टेंशन बढ़ेगी, ऊपर की तरफ जाओगे टेंशन बढ़ेगी। टॉप मोस्ट पॉइंट पे सबसे ज्यादा होगी, आपको बोलेगा इसका ग्राफ बना दो एक्स के साथ, बताओ क्या ग्राफ बनाओगे, इसका ग्राफ बना दो कितना, शेप बताया करो पहले तो। स्ट्रेट लाइन कहाँ से कहाँ तक, सबसे नीचे वाले पॉइंट पे है टेंशन 10 जी, सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे है 12 जी, तो कोई तो एक पॉइंट होता होगा 10 जी mg। ठीक है, और एक पॉइंट होता होगा m प्लस एम नॉट जी, ये होता होगा, तो इनके बीच में रहना चाहिए ग्राफ को। ठीक है, स्लोप कितना है उसका, स्लोप है एम नॉट जी बाई एल जो कि पॉजिटिव स्लोप है, तो उसको कैसे रहना है, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे कौन है बस एम जी है। बोलो, पॉजिटिव स्लोप के साथ ऐसा, सही है, टेंशन समझ गए। चलिए और थोड़ा इसमें मुझे काम करना है, और जैसे कि कोई चेन लटकी होती है तो उसके लिए कैसे लिखता हूँ, ऐसा लिख पाऊंगा ऐसा उसके लिए, हाँ कोई चीज़ सर्कल में घूम रही है अगर तो उसके लिए कैसे लिखता हूँ। ठीक है, टाइम नहीं है अपने पास, कल कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। ठीक है भाई लोग, ऐसा तब तक तुम्हारे पास टाइम है कि काइनेमेटिक्स ख़त्म कर लो, ये काम होने को बहुत फास्ट है। ये पूरी जो स्ट्रिंग है यहाँ पे टेंशन कैसे होगी, यहाँ पे अवे अवे, ये वाला पॉइंट अवे अवे ऐसा, और ये जो सारी टेंशन होगी वो सेम होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरी एक सेम स्ट्रिंग में एक टेंशन हो सकती है प्रोवाइडेड कि वो स्ट्रिंग मासलेस हो। तो एक मासलेस स्ट्रिंग में एक ही टेंशन हो सकती है, लेकिन अगर किसी स्ट्रिंग में मास है तो फिर उसकी हर पॉइंट पे टेंशन बदलेगी। जैसे कि कल एक रोप का एग्जांपल ले रहे थे, ऐसे कैसे करके रोप थी और यहाँ पे मास है कुछ, इसका मास कुछ एम नॉट था, तो यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे जो हम टेंशन लिख रहे थे तो कितनी आ रही थी दोस्त, एम जी प्लस एम नॉट बाई एल इंटू एक्स और जी ऐसा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे टेंशन लिख रहा हूँ तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इतना सारा पोर्शन को उठा के रखना, इतने पोर्शन को उठाने के लिए ऊपर कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, वो फोर्स विल बी इक्वल टू द टेंशन। इसका ग्राफ बनाया था फिर शायद हमने, कैसा था, स्ट्रेट लाइन टाइप का ग्राफ था। यहाँ पे जो टेंशन होगी इनिशियली वो होगी एम नॉट, और जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू एल पे जो पॉइंट है ऊपर, उसको क्या उठाना है, उसको रस्सी और प्लस मास दोनों उठाना है। तो इस तरह से टेंशन वेरी कर रही होगी जैसे जैसे ऊपर जाओगे। ठीक है दोस्तों, ओके यहाँ पे आइए, अगर ये पुली देखिए ऊपर की तरफ टेंशन है या ये वाली पुली है, क्या ये वाली पुली रेस्ट पे रहेगी, अगर ये रेस्ट पे रहेगी तो इसमें नेट फोर्स जीरो होने चाहिए, तो टेंशन टी टी नीचे की तरफ, तो यहाँ पे जो टेंशन लगेगी स्ट्रिंग बदलेगी टेंशन बदलेगी, एक पूरी स्ट्रिंग में सेम टेंशन रहेगी, जैसी स्ट्रिंग बदलेगी तो टेंशन बदलेगी, बदल सकती है नहीं भी बदल सकती है, वो डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन होता है, लेकिन जैसे ही रस्सी बदलेगी तो प्रोबेबली टेंशन बदलेगी। अगर ये मासलेस है सारे में सेम टेंशन रहेगी, अगर इसमें मास है तो सब जगह पे टेंशन चेंज होती रहेगी। इतना समझ गए, ठीक है जी, आगे चलते हैं। ओके चलो, इसमें टेंशन टी डैश को क्या लिखोगे, अगर ये का पुली को कहा गया है मुझे मासलेस, पुली है मासलेस, तो पुली के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक इधर की तरफ लग रहा है टी डैश, एक यहाँ पे लग रहा है टेंशन, एक यहाँ पे लग रहा है टेंशन, और पुली है रेस्ट में, तो क्या उस पर सारे फोर्स बैलेंस होने चाहिए, तो टी डैश इज इक्वल टू 2t। लेकिन अगर पुली मासलेस ना होती तो फिर एक और फोर्स आता कि पुली का भी अगर मास है, तो भाई पुली का मास है तो क्या नीचे की तरफ एक mg आता, उस टाइम पे टेंशन 2t और प्लस mg लिखना पड़ेगा क्या मुझको। तो अगर कहीं पुली का मास दे रखा तो कंसिडर करेंगे, नहीं दे रखा कुछ नहीं बोला कि पुली कैसी है तो उसे बाय डिफॉल्ट आइडियल लिया जाता है कि पुली आइडियल है। ठीक है दोस्त, एक पूरी रस्सी में एक ही टेंशन होती है, रस्सी बदलेगी टेंशन बदलेगी। ठीक है जी, स्ट्रिंग में अगर मास होता है तो टेंशन बदलती है हर पॉइंट पे, हर टच पॉइंट से टेंशन अवे होती है, इतनी चीज़ें तुमको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आइए, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स
ये कहाँ पे होगा दोस्त? स्प्रिंग में होगा। स्प्रिंग क्या चीज़ की बनी होती है? कोई मेटल वेटल वायर की बनी होती है स्प्रिंग तो, ठीक है जी। लेकिन अगर वो वायर सीधी होती तब भी क्या उसमें कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी होती कि वो अपनी लेंथ को रीगेन करे वापस, या नहीं? स्प्रिंग तो देखिए, पेन के अंदर जो एक छोटी सी स्प्रिंग होती है, या एक बाइक है, बाइक का एक साइलेंसर है, सॉरी साइलेंसर नहीं, शॉकर, बाइक का एक शॉकर है, या साइकिल में भी शॉकर लगे होते हैं, कार में शॉकर लगे होते हैं, ट्रेन में लगे होते हैं, वो सारे शॉकर्स क्या हैं? स्प्रिंग है। स्प्रिंग की प्रॉपर्टी क्या है कि वो अपनी लेंथ को एज इट इज रीगेन करना चाहती है, ठीक है दोस्त। तो एक होती है नेचुरल लेंथ स्प्रिंग की, कि मान लीजिए कोई स्प्रिंग ऐसे पड़ा हुआ था, ये है एक स्प्रिंग, ठीक है, किसी काम का नहीं है ये। जब तक ये अपनी नेचुरल लेंथ में पड़ा तो किसी काम का नहीं है। अगर मैं इसको डिफॉर्म करूं तो जब नेचुरल लेंथ में होता है तो फिर काम नहीं आता। कैसे काम आता है ये? जब ये एक्सटेंड हो या कंप्रेस हो तो ये अपोज करता है उस चीज़ को कि एक्सटेंशन है तो एक्सटेंशन नहीं होने दूंगा, कंप्रेशन नहीं करोगे तो नहीं होने दूंगा। तो अगर तुम इसे खींच दोगे ऐसे, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी ऐसे, तो कितनी लेंथ बढ़ गई इसकी? ये वाली जो बड़ी लेंथ है उसको कहते हैं एक्स। वैसे तो नॉर्मल जो लेंथ थी वो ये वाली थी, अभी भी ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक वो तो एल ही है, लेकिन ओवरऑल जो स्प्रिंग की लेंथ है वो चेंज हो गई। कितनी चेंज हो गई? एक्स। ये एक्स जितना होगा उतनी ज़्यादा वेलोसिटी से रिबाउंड करेगी वापस, ठीक है। जैसे रबर बैंड होता है, हल्का खींच के किसी को मारो कम चोट लगी, ज़्यादा खींच के मारो तो ज़्यादा चोट लगी। तो एक्स जितना ज़्यादा होगा वापस जो रिकॉयल होगी वो उतनी ज़्यादा होगी। तो ये वापस किधर की तरफ आना चाहेगी? अपनी नेचुरल लेंथ में। तो इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा इसमें, ठीक है। वो जो फोर्स है उसको कहते हैं स्प्रिंग फोर्स, ऐसा। तो आपने डिस्प्लेसमेंट किधर किया? ये फोर्स कहाँ लगा? ऑपोजिट। अगर मैं कंप्रेशन कर देता इसमें तो कि दबा दिया मैंने स्प्रिंग को, तो नेचुरल लेंथ क्या थी ये, लेकिन आपने कितना दबा दिया इसको? एक्स। तो अब इसकी लेंथ कितनी हो गई ये वाली? एल माइनस एक्स। तो जितना ऐसा करके दबा दोगे उतना तेज वापस भागेगी। कम दबाया तुमने तो कम स्पीड से जाएगी। इसका मतलब जो फोर्स होता होगा वो इधर की तरफ लगता होगा, और ये जो फोर्स होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि आपने कितना डिफॉर्मेशन किया, ठीक है क्या? डिफॉर्मेशन कहते हैं इस वाली चीज को। डिफॉर्मेशन में दो वर्ड आ जाते हैं, एक आ जाता है एक्सटेंशन, ऐसा भी खींच सकते हो, और एक आ जाता है कंप्रेशन, भी तो कर सकते हो स्प्रिंग में। कंप्रेशन, दोनों वर्ड एक साथ आ जाते हैं। साथ में एक माइनस लगाऊंगा यहाँ पे, ये किस बात का? कि फोर्स की जो डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट है। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो क्या आता है फिर? के क्या चीज़ है? के इज ए कांस्टेंट, ठीक है। क्या कहते हैं उसको? स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है भाई। स्प्रिंग कांस्टेंट का क्या मतलब होता है या कैसे डिफाइन होता है स्प्रिंग? तो ये तो हो गया नॉर्मल फॉर्मूला, इसके साथ हमें काम करना है। माइनस की ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये क्या दिखा रहा है बस कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। लेकिन अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड पे काम कर रहा हूँ तो मैग्नीट्यूड विल बी के एक्स ओनली, ठीक है जी। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या चीज़ होती है? इसे थोड़ा प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा अपने को। के क्या होता है? स्प्रिंग फोर्स अपॉन एक्स, सही है। ओके। एक है कोई पतला सा स्प्रिंग, जैसे कि इसका स्प्रिंग है, पेन में जो पड़ा हुआ स्प्रिंग है। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि इसको यहाँ से खींच के ऐसे इसमें 1 सेंटीमीटर का लेंथ चेंज कर दो, कर दोगे? बोलो। पेन के स्प्रिंग में अगर मैं तुम्हें कहूँ कि ऐसे खींच के 1 सेंटीमीटर लेंथ बढ़ा दो इसकी, बढ़ा दोगे? बढ़ा दो। यही काम मैं तुम्हें कहूँ कि बाइक का जो शॉकर लगा है उसमें कर दो, 1 सेंटीमीटर बढ़ा दो उसे खींच के, बस बढ़ा दोगे? दो लोग बढ़ा दोगे मिलके? कर लेंगे इतना तो। फिर अगर तुम वो कर पाए तो तुम्हें कार का स्प्रिंग दे दिया, वो और मोटा है। फिर वो कर पाए तो तुम्हें दे दिया ट्रेन का। ट्रेन में बैठे हो तो रात को जब ट्रेन चल रही होती है, धक 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 आवाज आती है, बोलो। पटरी में चल रही होती है तो ढक ढक जैसे कहीं लग रही हो नीचे, वो क्या लग रहे होते हैं? स्प्रिंग। ये मोटे स्प्रिंग होते हैं वो, ठीक है। इस साइज का स्प्रिंग होता है वो, इतना बड़ा राउंड होता है उसका, इतना मोटा तो उसका तार होता है बस, ठीक है। अभी ट्रेन में जाओ तो झांक के देखना, साइड से दिखेगा, ठीक है। नीचे जाके नहीं देखना, प्लेटफॉर्म से देख लेना, नीचे दिख जाएगा ऐसा स्प्रिंग। उसमें तुम्हें कहा जाए कि ऐसे इसे 1 सेंटीमीटर खोल दो, खोल पाएंगे?
बोल तो रहे मतलब मशीन मशीन के थ्रू कर सकते हैं काम, लेकिन क्या मैं देख रहा हूँ कि जैसे जैसे स्प्रिंग के वायर की थिकनेस बढ़ रही है वैसे वैसे सेम डिफॉर्मेशन 1 सेंटीमीटर की लेंथ प्रोड्यूस करने के लिए जो फोर्स लग रहा है वो बढ़ रहा है। गेम समझे क्या? तो इफ एक्स इज 1 यूनिट, यानी कि 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर वट एवर इट इज, जो भी करना चाहते हो उसको करने के लिए जितना फोर्स लगाना पड़ता है उसी को स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। अब बताओ समझेगा? अब जितने एग्जांपल मैंने दिए सब याद कर लो, किसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा होगा किसका कम होगा बताओ? बताइए, एक पेन के स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा होगा या बाइक के शॉकर का स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा होगा? जैसे जैसे थिकनेस बढ़ेगी वैसे वैसे के की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है? थिकर द स्प्रिंग मोर इज के, स्प्रिंग कांस्टेंट उतना बढ़ता जाएगा जैसे जैसे थिक होती जाएगी स्प्रिंग, ठीक है? उतना डिफॉर्मेशन मुश्किल होता जाएगा। ओके, थिकर इज द स्प्रिंग मोर इज द के। यूनिट क्या होती है इसकी? न्यूटन पर मीटर, यानी कि पर मीटर का चेंज करने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा वो है उसकी यूनिट। ठीक है भाई लोग, ये हो गया फॉर्मूला। होगा किधर स्प्रिंग फोर्स? हमेशा डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन पता लग रही है किधर लगाना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है वो यहीं कहीं निपटाते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। स्प्रिंग के दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज का मतलब क्या हुआ? जैसे कि एक स्प्रिंग लगा एक और स्प्रिंग लगा, ऐसे यहाँ कोई ब्लॉक लगा सपोज मास एम का, ये स्प्रिंग है K1, ये है K2। इसका मतलब क्या हुआ? दो रेसिस्टर लगे हैं जैसे R1 R2 सीरीज में लगे हैं, तो उनकी जगह पे कितनी वैल्यू का एक रेसिस्टर लग सकता है? बोलो। R1 प्लस R2, दो रेसिस्टेंस अगर सीरीज में लगे हैं तो उन दोनों को हटा करके कितनी वैल्यू का एक रेसिस्टेंस लगाया जा सकता है? R1 प्लस R2। यही सेम चीज़ मैं स्प्रिंग कह रहा हूँ कि दो स्प्रिंग हैं K1 एंड K2, और उन दोनों स्प्रिंग को हटा करके कितनी वैल्यू का एक स्प्रिंग लगाया जा सकता है उसको कहते हैं इक्विवेलेंट। तो मैं कितनी वैल्यू का एक स्प्रिंग लगाऊं जो ठीक ऐसे ही काम कर रहा हो जैसे कि दोनों कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड के इक्विवेलेंट। ठीक है क्या? दूसरा केस के ऐसे दो स्प्रिंग लगे हुए हैं ऐसा करके, ठीक है? ये क्या है? K1 और ये वाला है K2, राइट? तो मैं इन दोनों को हटा करके कितनी वैल्यू का एक स्प्रिंग लगाऊं जो उतना ही एक्सटेंशन प्रोड्यूस करे जितना कि इन दोनों ने मिलकर किया है, दैट्स कॉल्ड के इक्विवेलेंट। सही है? अब दूर नहीं जाते, हम सीधे फॉर्मूला लिखेंगे इसमें, जब आगे वाला टॉपिक आएगा फिर डिटेल में करेंगे इस काम को, बट अभी तो हमें बस फॉर्मूले लिखने आने चाहिए कि सीरीज में किस तरह से लिखे जाते हैं फॉर्मूले। इसके जो फॉर्मूले हैं वो रेसिस्टेंस के उल्टे होते हैं, कैपेसिटर के जैसे होते हैं, K1 और 1/K2, और इसके लिए क्या लिखा जाता है? K इक्वलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2। इस तरह से फॉर्मूले चलते हैं हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग के। जल्दी बनाओ, इतनी सुंदर स्प्रिंग की जरूरत नहीं है, जल्दी करने की जरूरत है। ठीक है, ये सोच के 6 महीने के नोट्स हैं बस, समझ रहा है? फिर नहीं चाहिए मुझे, किसी भी कीमत पे नहीं चाहिए मुझे ये फिर।
ये हटा दो। एक सर्कल में अगर कोई चीज़ घूम रही है तो कितने एक्सेलरेशन होते हैं उस पे? हो सकते हैं, कौन कौन से? बढ़िया बात है। टेंजेंशियल कब नहीं होता? कब टेंजेंशियल नहीं होता? अच्छा, टेंजेंशियल किस काम आता है और सेंट्रिपेटल किस काम आता है? अगर यूनिफॉर्म स्पीड, हाँ, तो टेंजेंशियल नहीं होगा, उसे कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, टेंजेंशियल किस काम आता है? स्पीड को चेंज करने के, स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को चेंज करने के लिए काम आता है। ठीक है जी। और सेंट्रिपेटल डायरेक्शन चेंज करने के काम आता है। दोनों का अलग अलग रोल है। ठीक है, अपने दो वीडियो पड़े हुए हैं ये वाले, एक एक घंटे के लगभग, जिसमें सर्कुलर मोशन करा है हमने, यूट्यूब चैनल पर पड़े हैं, दोनों देख लो, क्योंकि उसी के कंटिन्यूएशन में आगे चलेगा। ठीक है भाई, आज लग के कर दो ये काम खत्म। वहाँ पे पूरा डेरिवेशन, पूरा डिटेल डिस्कशन सब कुछ हुआ है उनके बारे में, क्वेश्चन कम हुए हैं बस। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अब रिलेटेड होंगे तो सारे एक साथ हो जाएंगे। चिल्ड पानी ला रहा है बिल्कुल। हाँ? ये चल रहा है जुकाम वुकाम होने का सीजन। ठीक है, अंदर और बाहर में लगभग 15 20 डिग्री का फर्क भी हो सकता है, यहाँ और वहाँ में। ठीक है, थर्मोस्टेट खराब हो जाएगा बॉडी का। थर्मोस्टेट पता क्या होता है? नहीं पता? एक तरह से मानो टेम्परेचर सेंसर। ठीक है, कुछ एसी ऐसे नहीं होते इंटेलिजेंट कि भाई इतना टेम्परेचर हो गया अब अपने आप को बंद कर ले, करते हैं ऐसे। या पानी गर्म करने की केटल होती है वो, तो पानी एक बार उबल कर बंद हो जाती है अपने आप। कैसे बंद होती है वो? टेम्परेचर सेंसर है इसका मतलब, उसमें वो है उसका थर्मोस्टेट। ऐसे बॉडी में भी थर्मोस्टेट होता है। ठीक है, बॉडी को पता रहता है कब गर्मी हो रही है कब सर्दी हो रही है, तो उस हिसाब से अपना मेंटेन करती है टेम्परेचर डिफरेंस को। लेकिन अगर ज़्यादा ही ड्रास्टिक चेंज हो गया कुछ, तो फिर बॉडी मना कर देगी, थर्मोस्टेट खराब हो जाता है बॉडी का। बच कर रहना होगा तो ठीक है। ये समझ पाए हो स्प्रिंग के बारे में? अरे बोलो। फ्रिक्शन जो है वो इस चैप्टर का एक बहुत ही मतलब बड़ा टॉपिक है। तो लगभग आधा चैप्टर फ्रिक्शन पे डेडिकेटेड है। फ्रिक्शन भी एक फोर्स है जो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है दोस्त, सर्कुलर आएगा, मैंने तुमको पहले ही बोला सर्कुलर पिछले चैप्टर में भी था, इसमें भी आएगा और उससे अगले में भी आएगा। मैं उसका एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ तुम्हें यहाँ पे कैसे आएगा। और तुम दोनों को इसलिए कह रहा हूँ भाई लोग, या बाकी जनता भी जिसने सर्कुलर नहीं पढ़ा है एक बार उससे पढ़ लो पहले।
ठीक है ना। तुमने कितना पढ़ रखा है उसे देखने के बाद भरोसा करना कि तुमने कितना पढ़ रखा है। पहले वो 2 घंटे का देख लो एक बार। अरे इतना क्या लिख रहे हो, इतना तो मैंने भी नहीं लिखा। हो गया, आगे चलो। एक रस्सी है जिसका मास m लेंथ l है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रहा हूँ उसको। हॉरिजॉन्टल सर्कल का मतलब कैसे घूम रही होगी? ऐसे हॉरिजॉन्टल होता है वाला, तो कैसे घूम रही है? ऐसे। ये रस्सी है मान लीजिए, ऐसे घूम रही है, इस तरह से। ठीक है, मतलब ऐसे रस्सी में जैसे पत्थर बांध ऐसे घुमाना शुरू, तो ये किस में घूम रहा है? हॉरिजॉन्टल। ऐसे एक रस्सी घुमा रहा हूँ, ठीक है, वर्टिकल में नहीं। ओके, तो बताइए कि टेंशन कैसे वेरी हो रही होगी विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। मतलब यहाँ से x डिस्टेंस पे अगर मुझको पूछा जाए कि टेंशन बता तो क्या होगी, वो बतानी है तो मुझे। ठीक है, बोलिए। सबसे पहले तो ढूंढना होता है किस टॉपिक का सवाल है, बताइए किस टॉपिक का सवाल है ये? सर्कल में कोई चीज़ घूम रही तो सर्कुलर मोशन का ही होगा। ठीक है भाई, सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए क्या क्या लगता है? सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन लगता है, टेंजेंशियल लगता है। टेंजेंशियल कब नहीं लगता है? जब कोई चीज़ कांस्टेंट स्पीड से घूम रही है, जैसे कि पंखा अभी इस टाइम पे कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, तो उसमें कोई भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है। लेकिन सर्कल में अगर घूमना है तो डायरेक्शन तो हर इंस्टेंट पे बदलनी पड़ेगी। अगर डायरेक्शन हर इंस्टेंट पे बदलनी पड़ेगी तो फिर डायरेक्शन को चेंज करने वाला एक्सेलरेशन यानी कि सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन होना चाहिए। सेंट्रिपेटल किधर लगता है? सेंटर की तरफ लगता है। इसका मतलब सेंटर की तरफ एक सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन होना चाहिए। एक्सेलरेशन में मास से मल्टीप्लाई करो तो इसका मतलब सेंट्रिपेटल फोर्स होना चाहिए। ठीक बात है क्या? अरे सही। अब यहाँ पे अगर मैं कोई छोटा एलिमेंट कंसीडर करूँ, मान लीजिए कि मैंने ये एक एलिमेंट कंसीडर किया जिसकी लेंथ थी dx और जिसका मास है dm, तो इस पे अगर mg लग रहा होगा तो क्या वो सेंटर की तरफ लग रहा होगा? नहीं। अगर ये किसी सरफेस पे रखी है तो जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा वो क्या सेंटर की तरफ होगा? तो सेंटर की तरफ क्या हो सकता है बताइए? टेंशन हो सकती है सेंटर की तरफ। बोलो। हाँ कि ना? नहीं? अरे बताओ, हो सकती है नहीं हो सकती? और कौन हो सकता है नहीं है तो बताओ। तुमको विजुअलाइज नहीं हो रहा सेंटर कैसे है, टेंशन कैसे लगे टुवर्ड्स द सेंटर? देखिए, तुम सब जो हो छोटे छोटे पार्टिकल हो सपोज, ठीक है। मैंने तेरा हाथ पकड़ा इधर से ही हूँ और तुझे ऐसे घुमाना शुरू कर दिया, ठीक है। इसका दूसरा हाथ खाली है, एक हाथ से मैंने और घुमा रखा। अब इसका दूसरा हाथ तूने पकड़ा और मैंने फिर दो को घुमाना शुरू कर दिया ऐसे, तो एक यहाँ घूम रहा होगा, दूसरा यहाँ घूम रहा होगा, ऐसे करके दो घूम रहे होंगे ऐसे, सही है। और फिर तुम सबकी लाइन बना दी मैंने ऐसी, और मैं घुमा रहा हूँ ऐसे खड़ा होकर बीच में से, और तुम सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखे हैं, तुम घूम रहे हो ऐसे। समझ पा रहे हो क्या? सबसे मजे में कौन है? कौन सबसे मजे में चल रहा है? अगर मैं यहाँ से हाथ छोड़ दूँ कितने लोग जाएंगे, कितने गिरेंगे? सारे। लास्ट वाला अगर हाथ छोड़े तो किसका हाथ छोड़ेगा? पकड़े किसी का नहीं रखा उसने, तो उस पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जो उससे जस्ट अंदर वाला है, सेकंड लास्ट, अगर वो हाथ छोड़े तो एक आदमी जाएगा। जैसे जैसे अंदर आ रहे हो इसका मतलब वैसे वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है। अगर उसने हाथ छोड़ा ना पीछे के सारे जाएंगे, इसका मतलब जैसे जैसे अंदर आ रहे हो वैसे वैसे टेंशन बढ़ रही है। इसी सारी चीज़ को स्ट्रिंग मान लो, स्ट्रिंग में तो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, तो हर एक इस वाले पॉइंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इसने पीछे का सब कुछ पकड़ रखा है, अगर ये छोड़ दे तो पीछे का सब गायब हो जाएगा। कैसे पकड़ रखा होगा? ऐसे खींच रखा होगा टुवर्ड द सेंटर, वो है टेंशन का फोर्स। अरे समझे क्या? गेम समझ गए? नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, ये देखो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी लाइन लिख रहा हूँ मैं। नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है जी, ये सारी सर्कुलर मोशन करवा देगी एक लाइन। ठीक है, इसमें जो सुपर इंपॉर्टेंट वर्ड है वो कौन सा है? ये नेट का मतलब क्या होता है? सब फोर्स का समेशन। लेकिन किधर?
इधर की नहीं कि mg ले लूंगा, नॉर्मल रिएक्शन लूंगा, वो नहीं, टुवर्ड्स द सेंटर, नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर को mv स्क्वायर अपॉन आर रख दो, ठीक है, mv स्क्वायर अपॉन आर या फिर एम आर ओमेगा स्क्वायर, अगर ओमेगा में दे रखा हो तो एम आर ओमेगा स्क्वायर रख दो, v दे रखा है mv स्क्वायर अपॉन आर रख दो, इसमें कितने दे रखा है, ओमेगा में, ठीक है जी। तो नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर कौन सा है यहाँ पे, एक टेंशन लग रही होगी dt, तो dt टेंशन शुड बी इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, लेकिन m किसका, किसकी बात कर रहे हो, dm मास की, इस छोटे मास पे तो देख रहे हो टेंशन कितनी है, तो मास की जगह क्या रखूंगा, dm, और r क्या चीज है कि ये dm मास किस रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, किस रेडियस में घूम रहा है, ऐसा, अरे सही, ये लाइन लिखनी आनी चाहिए बस, नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर शुड, ये एक लाइन तुमको लिखनी आती है, तुमको ये चैप्टर की सर्कुलर मोशन भी आती है, अगले चैप्टर की सर्कुलर मोशन भी आती है, और कोई भी सर्कुलर मोशन आती है तुमको, अगर तुम्हें ये लाइन लिखनी आती है तो, ठीक है दोस्त, नेट फोर्स, फोर्स नहीं है, नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर शुड बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर या एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये समझ गए, ओके। डीएम मास को थोड़ा चेंज करेंगे हम, डीएम मास क्या हो जाएगा, एम अपॉन एल इंटू डी एक्स, मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, ये बात समझा कैसे लिखी, एल लेंथ का मास क्या होता है, एम, 1 यूनिट का मास कितना होगा, एम अपॉन एल, डी एक्स लेंथ का मास कितना होता होगा, ऐसा, और डी एक्स लेंथ का जो मास है उसी को क्या कहते हैं, डी एम, डी एम की जगह क्या रख दे दोस्त, एम अपॉन एल इंटू डी एक्स इंटू एक्स इंटू, अरे रेडियस में ना एक्स लिख रखी थी, यहाँ पे तो एक्स लिख दिया, आर पसंद है तो जो आर लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, ऐसा बन गया, इंटीग्रेट, इसमें से कौन कौन कांस्टेंट है, एम अपॉन एल कांस्टेंट है, ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, इसका सॉरी इसका इंटीग्रेशन होगा, कितना हो जाएगा बता, बाई 2, लिमिट क्या रखेगा, लिमिट क्या रखेगा भाई, 0 से एल रख देगा, ले रखवा लिमिट से, ले 0 से एल रख ले, अब यहाँ क्या लिमिट रखेगा, यहाँ पे क्या रखेगा, 0 जब है, x जब 0 है उस टाइम पे टेंशन पता होनी चाहिए, इसका मतलब यहाँ कितनी टेंशन तुमको पता होनी चाहिए, पता है तुम्हें, बोलो, नहीं पता, जब x l हो चुकी है, यहाँ पहुंच गए, तब टेंशन पता है तुमको, तब तो पता है कम से कम, लास्ट वाला बालक क्या कर रहा है, झूल रहा है मजे से, उस पर टेंशन क्या है, 0, तो l पे तो टेंशन पता है मुझको, l को तो इनिशियल बनाओ कि l लेंथ पे टेंशन 0 है, लास्ट पे एंड पॉइंट पे, तो उसे किसी ने पकड़ रखा है, उसने किसी को नहीं पकड़ रखा, उसको किसी ने पकड़ रखा है कि तू गिर ना जाए बेटा, हाथ पकड़ ले, ठीक है। फिर मैं कहाँ निकालना चाह रहा हूँ, मैं तो एक्स डिस्टेंस पे निकालना चाह रहा हूँ, कितनी है, तो कितनी हो गई, टी हो गई मान लो, ठीक है जी। तो इसमें क्या हो गया भाई, टी माइनस 0 शुड बी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन एल, और तुम कितना हो रहे, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन 2, ऐसा हो गया दोस्त, लो भाई, ये हो गया टेंशन का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, एक फॉर्मूले की तरह भी याद रख सकते हो, और नहीं तो प्रोसेस पता होना चाहिए, प्रोसेस कहीं भी आ सकता है, ये वाला काम बहुत ही लोकल काम है, ये बहुत लोकल, ये रट के याद होना चाहिए कि क्या है, और एक्सप्रेशन याद हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, बट फिर भी प्रोसेस याद होना चाहिए कि कैसे किया है तुमने ये काम, ठीक है। बस इस लाइन को ध्यान में रखना, ये लाइन आती है सब आता है फिर, एम ओमेगा स्क्वायर एल एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन 2, ऐसा है भाई वेरिएशन ऑफ टेंशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा है, और ठीक है, बताइए पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव मतलब एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स है एक तरह का, एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। अब चेक कर सकते हो एक्स इज इक्वल टू 0 पे कितनी है, यहाँ पे एक्स को 0 रख दो, तो क्या तुम्हें इस जगह पे कितनी टेंशन हो मिल जाएगी, तो एक्स को 0 रख दो, कितना हो गया, एम ओमेगा स्क्वायर एल अपॉन 2, एक एल से एल कट गया, तो अब सेंटर में बता सकते हो कितनी टेंशन है, ठीक है दोस्तों, ये काम अपने को बहुत जगह करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट है एक तरह का, तो याद रखना, ये करे भाई लोग हमने सारे फोर्स, ठीक है दोस्त, जितने पॉसिबल फोर्स हम जिस चैप्टर में यूज़ करेंगे, फ्रिक्शन को छोड़ के हमने वो सारी चीज़ें कर ली हैं।